Sure. मुझे बताइएगा जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी हो। नेशनल सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी फॉर पाकिस्तान के क्लस्टर के साथ रजिस्टर्ड है और हम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में वेबिनार्स करवाते हैं और सिक्योरिटी की एक्टिविटीज़ करवाते हैं। मैक्सिमम टाइम लोग ISIS के मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं और हमारे ISIS के इस्लामाबाद चैप्टर के साथ भी कोलैबोरेशन वगैरह होती रहती है। सर ये हमारा इंट्रो है, आप काइंडली वेबिनार स्टार्ट करें और स्टूडेंट के साथ अपना इंट्रो भी कर लें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। am I audible to everyone? अतर? यस सर, आवाज़ आ रही है आपकी।
ओके, असल में ये जो मीट के ऊपर वंस आई स्विच टू द प्रेजेंटेशन मोड, तो ये ब्राउजर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, मुझे अपना फीडबैक नजर नहीं आता. सो if something goes wrong with the screen, तो प्लीज आप अथर मुझे बता दीजिएगा ओके वॉइस के सर. ऊपर. ठीक है. आई एम शिफ्टिंग टू द प्रेजेंटेशन स्क्रीन नाउ. ओके सर. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amin Sharif, and thanks for having me here today for the Zero Trust Architecture presentation. My qualifications are listed here, and you can also check my LinkedIn profile. I've been associated with the information security field for more than 25 years. I've worked at government department, military, private institutions. I've worked at the field levels and also the headquarters level. And I also served at CISO for FFC, and for the last more than 10 years, I'm running my own concern with the name of Witness Consulting. So today's the presentation is about the Zero Trust architecture. It is comparatively a newer concept with respect to the network security and the system security, but this concept is now propagating well into the ICT infrastructure. Coming towards the scheme of presentation, I would move forward with the introduction and how the Zero Trust architecture differs from the traditional network security mode. What are the benefits of ZTA? What are the key principles with respect to ZTA? What are common application suites available for the Zero Trust architecture? What are the challenges while implementing the Zero Trust architecture in an IT organizations? What are international standards? Albeit there are very few, but standards are being coming up, and the guidelines. What are the way forwards? The references associated with the preparation of this presentation, and then we'll move with the question and answer session. I would be keeping this presentation for a duration of 45 minutes. 15 minutes will be there for question and answer session. Once I'm crossed 30 minutes mark, please let me know, because I think we should be, I would be speeding up the presentation if I reach 12:45. It's always, we are already 8 minutes ahead of the time now. So moving forward with the introduction. ओके सर, मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूंगा सर, इसको थोड़ा सा उर्दू में कर लें, लैंग्वेज बैरियर ना आ जाए स्टूडेंट्स के साथ. ओके. अच्छा जी, ये जो जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर है इसकी तो मैं उर्दू नहीं बता सकता, वो सिफर वाला मामला हो जाएगा तो वो मुश्किल होगा, बट आई वुड ट्राई टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल. जनरली आईटी की जो है ना उर्दू बहुत मुश्किल हो जाती है. जिस तरह मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम बोले जी माइक्रोसॉफ्ट दफ्तर, तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, बट सर इसको एक्सप्लेनेशन तो उर्दू में. मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में जो है जहाँ पे कोई जरूरत पेश आई वहां पर जो है मैं जो है आई विल टॉक इन उर्दू एज वेल. ओके सर. अच्छा जी, इंट्रोडक्शन. जीरो ट्रस्ट जो आर्किटेक्चर की जो टर्म है ना, वो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है वो स्टीफन पॉल मार्श जो है उन्होंने अपने डॉक्टरल थीसिस के अंदर जो है इसको मेंशन किया था इन अप्रैल 1994. उसके बाद ये मुख्तलिफ जगहों पे आती रही, लेकिन गूगल ने 2009 के अंदर जो है बियॉन्ड कॉर्प जो है इनका जो जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर है उसके अंदर हुआ. और जो ज़्यादा फेमस जो है वो जॉन किंडरबर्ग जो है फॉरेस्टर रिसर्च के, उन्होंने जीरो ट्रस्ट मॉडल जो है उसकी टर्म जो है वो 2010 के अंदर जो है वो पेश की गई थी. तो 94 से लेके 2009 तक जो है ना एरिया उसके अंदर उतना नहीं था, लेकिन 2009 के बाद जब गूगल ने इसके ऊपर काम शुरू किया तो उसके बाद से आईटी फ्रेटर्निटी के अंदर जीरो ट्रस्ट मॉडल का जो है नाम आना जो है वो शुरू हो गया. अच्छा, जीरो ट्रस्ट जो है उससे जो है मुराद क्या है? जीरो ट्रस्ट का मतलब है कि जी आप किसी चीज के ऊपर ना एतमाद नहीं कर सकते. ये उर्दू में मैं आप जो है आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट, और वो कि आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप बाय डिफॉल्ट किसी चीज के ऊपर जो है वो एतमाद नहीं कर सकते जब तक आप उसको वेरीफाई ना कर लें उस चीज को.
वो आपका यूज़र भी हो सकता है, यूज़र क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, मशीन हो सकती है, नेटवर्क इक्विपमेंट हो सकता है, सर्वर हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है। वो सारी चीज़ें जो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ एक्ट कर रही हैं, आप उनके ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। तो जब आप किसी चीज़ के ऊपर एतमाद नहीं कर रहे हैं तो इसलिए उसको हम, इस टर्मिनोलॉजी को हम यूज़ करते हैं ज़ीरो ट्रस्ट। और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। और ये जो है, जो जो चार वर्ड्स हैं, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई, दिस इज द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। अब जो है इसके अंदर जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में, आप लोग भी माशाल्लाह से सारे कंप्यूटर सिस्टम डिसिप्लिन से हैं, तो आई थिंक जो अथर मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क्स की और एसोसिएट, आई होप कि वो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हों। अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर होती तो मुझे बीच में इंटरप्ट कर दीजिएगा, कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी जो आपको ना पता हो और आप समझें कि उससे आगे आपको चीज़ समझ नहीं आएगी, तो मुझे प्लीज़ इंटरप्ट कर दीजिएगा कि फॉर एग्जांपल इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ताकि जो प्रेजेंटेशन है वो आगे जो जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनको बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो ये जीरो ट्रस्ट जो है जी। ठीक ठीक है सर, ठीक है, कंटिन्यू करें आप। अच्छा, आप सिर्फ अपना माइक अथर ओपन रखिएगा, बाकियों के ऑफ रखें। और जो है आपको चैट के ऊपर, आई डोंट नो इसमें चैट का फीचर है, क्योंकि बहुत सारे माइक्स ओपन होंगे तो हमिंग नॉइज आ सकती है। आई थिंक अभी तो क्लियर आ रही है। तो जो यूजर्स जो सुन रहे हैं उनको अगर कोई क्यूरी है या मेरी बात के दौरान अगर स्लाइड के दरमियान कोई चीज़ ऐसी समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ अथर को मैसेज कर दें, वो मुझे जो है इंटरप्ट करके बता देगा कि इस चीज़ को काइंडली एक्सप्लेन कर दें। उससे ये होगा कि मैंने कोशिश की है कि 40 मिनट के अंदर ना एक होलिस्टिक ओवरव्यू आप लोगों को दे सकूं जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का। तो उसमें मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि जो मेरे ऑडियंस है उनको आईटी के बारे में, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क के बारे में बेसिक नॉलेज है। और जब मैं स्विच का नाम लूँ या राउटर का नाम लूँ तो आई अज्यूम के जो मेरी ऑडियंस है उसको ये चीज़ पता है। एनी हो, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप लोगों को ना पता हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। अच्छा जी, जो ये जीरो ट्रस्ट जो है आर्किटेक्चर है वो ये अज्यूम करता है कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो मलेशियस हो सकती है, वो किसी हैकर की तरफ से हो सकती है, कोई मलेशियस प्रोग्राम की तरफ से हो सकती है। तो इसलिए जो भी असेस रिक्वेस्ट है किसी भी किस्म की डेटाबेस की असेस रिक्वेस्ट है, नेटवर्क असेस रिक्वेस्ट है, उसको 100% वेरीफाई होना चाहिए। और अदरवाइज जो है जब आप उसको नहीं वेरीफाई करेंगे तो आपके चांसेस जो हैं हैक होने के, कंप्रोमाइज होने के, डाटा लीक होने के वो बढ़ जाएंगे। तो इसके अंदर जो जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर के अंदर जो बहुत सारे सिक्योरिटी फैक्टर्स हैं, और इसको हम एक और जो सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी है, डिफेंस इन डेप्थ का भी कॉन्सेप्ट आता है, और लेयर्ड सिक्योरिटी अप्रोच, ये कंबाइंड होके जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर में जो है वो आते हैं। तो जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर में जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स है उसके अंदर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है कि एक से ज्यादा फैक्टर है, सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड नहीं, एक और कोई ना कोई और चीज भी हो आपके पास। टोकन हो सकता है, फिजिकल बायोमेट्रिक्स के तरीके से हो सकते हैं। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज वन पार्ट ऑफ ZTA। माइक्रो सेगमेंटेशन के आप जो हैं अपने रिसोर्सेज को मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर करें ताकि अगर एक सेगमेंट ब्रीच हो तो उसका दूसरे पे ना हो। और उसके साथ साथ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जो है वो होनी चाहिए कि आपके नेटवर्क, आपके रिसोर्सेज, आपके यूजर्स की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो। ये नहीं कि यूजर जो है वो यूनिवर्सिटी छोड़ गया और उसका अकाउंट अभी चल रहा है, यूजर जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ गया और उसका अकाउंट जो है वो चल रहा है। एडमिन जो है उसको गए हुए जो है वो 2 साल हो गए हैं लेकिन उसने अपना पर्सनल लेवल का जो उसका अकाउंट था वो चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग आपकी होनी चाहिए। डेटाबेस जो है उसको रेगुलर उसकी पर्जिंग होनी चाहिए, जो आपका रिक्वायर्ड डाटा नहीं है उसको पर्ज होना चाहिए। जो भी आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स, डिपेंडिंग अपॉन द डाटा, हेल्थ का अलग है, फाइनेंशियल का अलग है, यूजर का अलग है, और इस पर मुख्तलिफ कंट्रीज के लॉज होते हैं। तो उस हिसाब से जो डाटाबेस है उसकी भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसकी पर्जिंग होनी चाहिए, अकाउंट्स की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, आपके लैपटॉप्स, आपके सर्वर्स और उनकी जो है वो मॉनिटरिंग कंटिन्यूस होनी चाहिए। ऐसा ऐसा तो नहीं है कि कोई आपने मैक लेवल के ऊपर किसी जो है असेस दी भी हो और वो जो है डिवाइस जो है आपके जो है नेटवर्क से है जो आउट हो गई हो। और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लेयर्ड सिक्योरिटी अप्रोच और ZTA के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, पर बेसिक जो है वो ये है। तो इसमें आपके जो है इंश्योर किया जाता है कि जो भी यूजर्स आ रहे हैं वो ऑथराइज हैं, और डिवाइसेस जो असेस कर रही हैं वो उनको भी एप्लीकेशंस की असेस है। असेस सिर्फ डिवाइसेस की नहीं, एप्लीकेशन लेवल के ऊपर भी आपने सिक्योरिटी रखनी है कि एप्लीकेशंस भी प्रॉपरली जो है वो कंट्रोल्ड हो। ये ट्रेडिशनल जो नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल जो पहले होता था कि जी नेटवर्क फायरवॉल, और उससे ये कैसे डिफर करता है, और अभी यही
जो ZTE है वही अभी इस वक्त जो है आगे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली क्लाउड के अंदर जो है वो ZTE मॉडल ही अडॉप्ट हो रहा है। जो हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क सिक्योरिटी का मॉडल होता था वो पेरीमीटर बेस्ड होता था। हम इनिशियली अज्यूम करते थे हमारी जो नेटवर्क के जो इंटरनल जितने भी कंप्यूटर्स हैं और जो डिवाइसेस हैं लैपटॉप हैं वो सेफ हैं। हमें सिर्फ बाहर से खतरा है कि हमारे जो नेटवर्क, हमारा ऑफिस का नेटवर्क, हमारी कंपनी का नेटवर्क जो बाहर से लोग असेस करें वही हैकर हो सकते हैं, वहीं से वायरस आ सकता है, वहीं से हमारे ऊपर अटैक हो सकते हैं। ये एक ट्रेडिशनल जो है वो अप्रोच थी। और इसके लिए फिर हम जो है इस कॉन्सेप्ट के तहत हम फायरवॉल लगाया करते थे कि फायरवॉल की जो बाहर की साइड है वो इनसिक्योर और फायरवॉल के अंदर की जो साइट है वो सिक्योर है। और फायरवॉल के थ्रू ही हम सारी रिक्वेस्ट को जो है अपने नेटवर्क के अंदर लेके आते थे। तो उसके अंदर हम इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी नेटवर्क के ऊपर लगाते थे। तो ये हमारा जो है वो एक ट्रेडिशनल नेटवर्क सिक्योरिटी का जो है वो मॉडल होता था। लेकिन वो जो इनसाइडर अटैक्स और लैटरल जो है मूवमेंट्स बाय साइबर क्रिमिनल्स उसको जो है वो सेफगार्ड नहीं करता। अच्छा, लैटरल मूवमेंट ये होती है कि आप का अगर कोई फॉर एग्जांपल नेटवर्क के अंदर एक रिसोर्स कंप्रोमाइज हो गई है, कोई एक फॉर एग्जांपल मशीन का अकाउंट जो है वो कंप्रोमाइज हो गया, पर उस मशीन को नेटवर्क के ऊपर असेस है, तो हैकर, क्रिमिनल या मलेशियस प्रोग्राम्स जो हैं वो उस एक डिवाइस से पूरे नेटवर्क के ऊपर जो है वो प्रोपोगेट कर सकते हैं, क्योंकि वो नेटवर्क ने उस डिवाइस को ऑलरेडी अपने ट्रस्टेड मोड के अंदर रखा हुआ है कि जी ठीक है, इस डिवाइस से अब जो चीज़ आ रही है वो ट्रस्टेड है, अब चाहे वो एक मलेशियस प्रोग्राम है या कोई और चीज़ है। तो वो जो लेटरल मूवमेंट होती थी उसको जो है वो ट्रेडिशनल मॉडल जो है वो बिल्कुल भी जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता था, उसका कोई सेफ गार्ड नहीं था। तो जो हमारा जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर है वो ग्रेजुअल सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। वो आउटसाइड नेटवर्क के अलावा जो इनसाइड नेटवर्क है उसको भी जो है वो सिक्योर रखता है। और पहले आपकी जो इनसाइड नेटवर्क की जो कम्युनिकेशन होती थी विद इन दी नेटवर्क लैन के ऊपर, वो इनक्रिप्टेड नहीं होती थी, वो हम उसको बेसिक क्लियर टेक्स्ट के अंदर रखते थे कि इसको किसने सुनना है, इससे क्या मसला हो सकता है। पर अब तो जो इंटरनल नेटवर्क्स हैं उसके लिए भी वीपीएन्स डिप्लॉय हो रहे हैं और उसके लिए भी जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं वो डिप्लॉय हो रहे हैं कि हमें खतरा जो है वो इनसाइड नेटवर्क से भी है। आजकल ज्यादातर इनसाइड नेटवर्क से होता है, इनसाइड नेटवर्क कंप्रोमाइज होता है और फिर आपके लार्ज स्केल के डाटा ब्रीचेज होते हैं। और आउटसाइड नेटवर्क का तो जो खतरा जो है वो अभी भी है। तो जो जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर है वो आपको इनसाइड नेटवर्क एंड आउटसाइड नेटवर्क बोथ से जो है वो प्रोटेक्शन देता है। और यूजर लेवल, मशीन लेवल, डाटा लेवल, एप्लीकेशन लेवल, इन सारे जो लेवल्स हैं उसके ऊपर आपको सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये उर्दू इंग्लिश मिक्स ठीक है? यस सर। ठीक है, या शैल आई गो और ज्यादा उर्दू करनी है? मेरे नहीं सर, बेहतरीन 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 सर, ठीक चल रहा है अभी। अच्छा, मैं अभी आपकी स्क्रीन नहीं देख सकता, मुझे नहीं पता लगता, अदरवाइज चेहरों से जो है ना अंदाजा हो जाता है कि मेरे पास इस वक्त ये मीट के अंदर आई थिंक ये ऑप्शन है, जूम पे जो है ना आई कुड सी दी फेसेस एंड आई कुड सी दी स्क्रीन। पुट सम सजेशंस टू द गूगल के लिए ये ऑप्शन होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन के साथ एक विंडो पे ना मुझे स्क्रीनशॉट्स अगर नजर आए तो वो बेहतर होगा। एनी हाउ, सो कीप मी पोस्टेड भाई, अगर जहाँ पे बोरिंग हो रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। अगर कोई आई वांट टू कीप दिस थिंग कि ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आई होप के स्टूडेंट्स जो हैं इससे लर्न कर सकें। ओके सर। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड के जी, ये जो ट्रेडिशनल नेटवर्क और जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर में जो प्राइम डिफरेंस है दैट आई हैव एक्सप्लेन। अच्छा जी, अब आते हैं कि जी जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर के जो है बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला ये है कि जी इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। डेफिनेटली जब हम ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव लेवल के ऊपर जो है सिक्योरिटी को देखेंगे, होलिस्टिक व्यू लेंगे और ग्रैनुलर लेवल के ऊपर हम कंट्रोल्स करेंगे, नेटवर्क के ऊपर भी, एप्लीकेशन के ऊपर भी, मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर भी, तो डेफिनेटली हमारे जो डाटा ब्रीचेस के जो रिस्क है वो कम हो जाएंगे और साइबर अटैक्स, सक्सेसफुल साइबर अटैक्स होने के भी चांसेस जो है वो कम होंगे। कोई सिक्योरिटी जो है वो 100% जो है फेल सेफ का दावा नहीं कर सकती। इसीलिए वी आर यूजिंग द वर्ड रिड्यूसेस बिकॉज ZTE के अपने चैलेंजेस हैं which I will inform in the later slide, but it is much better than the traditional network security model। उसके अलावा ये इसके अंदर इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी है बिकॉज अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है डिवाइसेस आना शुरू हो गई हैं। लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, आपकी मोबाइल डिवाइसेस हैं, सर्वर्स हैं, क्लाउड का है। तो ये जो है जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो मुख्तलिफ चीज़ों को आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। ऑल्सो इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द चैलेंजेस, लेकिन जो है इसने अपने आप को डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ जो है अडॉप्ट कर लिया है और क्लाउड रेडी सोल्यूशंस जो हैं वो भी अवेलेबल है। उसके अलावा जो
कुछ गवर्नमेंट्स की, कुछ यूनियंस की, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से, जिस तरह GDPR ये यूरोपियन यूनियन का है, और PCI DSS ये पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ISO 27000 ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो जब आप GDPR इज ग्लोबल डाटा प्राइवेसी रेगुलेशंस, ये यूरोपियन यूनियन का मेन स्टैंडर्ड है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो ये प्राइवेसी का इस वक्त सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है कंप्लाइड स्टैंडर्ड है। और अगर आप में से किसी ने अगर यूरोप जाना है और उसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में काम करना है तो आपको GDPR के बारे में जरूर इल्म होना चाहिए। इसकी जो है वो सर्टिफिकेशंस भी आ रही हैं थर्ड पार्टी, गवर्नमेंट ने अभी तक अनाउंस नहीं किए, लेकिन EU के अंदर दिस इज वेरी मच रेलेवेंट। तो GDPR जो है ये जनरल डाटा प्राइवेसी रेगुलेशंस EU का है। पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री का जो DSS स्टैंडर्ड है वो ISO 27000 ये जनरल ISMS का स्टैंडर्ड है। उसकी भी कंप्लायंस हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर हम जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर जो है वो डिप्लॉय करें। अच्छा जी, ये बेनिफिट्स। I just received a question from student. What is granular level control? ग्रेनुलर लेवल का मतलब बारीकी में आप जो है सिर्फ आपने एग्जांपल देता हूँ, नेटवर्क के ऊपर अगर हम बात करें तो सिर्फ आपने IP के ऊपर असेस नहीं देनी, आपने IP के साथ पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स वो भी देखने। एक होता है कि सिर्फ इस IP से जो रिक्वेस्ट आ रही हो उसको आप अलाउ कर दें। तो अगर हम ग्रेनुलर लेवल के ऊपर जाएंगे तो आपने देखना है कि इस IP से रिक्वेस्ट आ रही हो, इस पोर्ट के ऊपर आ रही हो और इस प्रोटोकॉल की हो, इवन क्या आप UDP TCP वो यहां तक आपको डिफाइन करना होगा कि इनपुट जो सोर्स IP वो XYZ हो, आपका उसका जो है जो लोकल जो IPs के ऊपर आ रहा है वो ये होनी चाहिए, उसकी पोर्ट ये होनी चाहिए, उसका प्रोटोकॉल ये होना चाहिए। इवन आप टाइम भी डिफाइन कर सकते हैं कि इस टाइम के अंदर जो है वो आनी चाहिए। तो ये होता है ग्रैनुलर लेवल। ग्रैनुलर लेवल का मतलब आप डिटेल्स में ज्यादा बारीक बीनी के अंदर जो है ना वो उसको कंट्रोल करें। Okay, sir. Thank you. Please continue. अच्छा जो प्रिंसिपल्स जो है ना वो वेरी करते हैं, कोई 3 कहता है, कोई 7 कहता है, बिकॉज अभी इसका जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में या US गवर्नमेंट की तरफ से NIST का स्टैंडर्ड है। तो जो प्रिंसिपल्स में आपने कोई फिक्स नहीं है ये, बट जो मैंने प्रेजेंटेशन के लिए जो है IBM के 7 प्रिंसिपल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के 6 के करीब प्रिंसिपल्स हैं, NIST के 5 के अराउंड हैं, और ये इनकी वर्डिंग्स भी कुछ जगह पे चेंज हो जाती है। तो ये आपने ऐसा नहीं रखना कि जी ये कोई मेन लॉज है कोई इस तरह के, बट ये प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। तो ये फॉर दिस प्रेजेंटेशन आई हैव केप्ट 5 बेसिक प्रिंसिपल्स, या जो हम उसे कहते हैं की प्रिंसिपल। जो बेसिक प्रिंसिपल अंडरलाइन प्रिंसिपल है, ट्रस्ट नो वन, नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। उसके बाद जो है उसका तरीकेकार क्या है, उससे रिलेटेड एसोसिएटेड प्रिंसिपल्स क्या है, ये कमिंग स्लाइड्स के अंदर जो 5 नेक्स्ट है वो मैं आपको उसमें बताऊंगा। सबसे पहला है वेरीफाई एक्सप्लिसिटली, कि जी आपने जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको अज्यूम नहीं करना है, उसको आपने वेरीफाई करना है, ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस टू रिसोर्सेज। और इसका गोल ये है कि अटैक सरफेस जो है वो रिड्यूस कर देता है। दैट मीन्स टू से अगर आप ग्रैनुलर लेवल के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं और आप हर रिक्वेस्ट को जो है वो वेरीफाई कर रहे हैं, तो अनवांटेड जो है अटैक्स आने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। और आपकी जो अटैक सरफेस मतलब ये किन किन जगहों से जो है वो अटैक सक्सेसफुल हो सकता है, किन किन जगहों से अटैक हो सकता है, वो रिड्यूस हो जाएगा। बिकॉज सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज यूजर्स और ऑथोराइज डिवाइसेस ही आपकी रिसोर्सेज और एप्लीकेशंस को असेस कर रही होंगी, और आप हर असेस रिक्वेस्ट को जो है वेरीफाई कर रहे होंगे, तो इससे जो है वो अटैक सरफेस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो पहला प्रिंसिपल जो है वेरीफाई एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब जो है बाय डिफॉल्ट एंड इंश्योरिंग, उस चीज को इंश्योर करना कि हाँ ये हर एक, ऐसा नहीं है कि जी एडमिन की भी आप रिक्वेस्ट जो है, एडमिन के फंक्शंस जो हैं वो भी, ये तो ये ऐसा नहीं है कि एडमिन ने जो भी जो है रिक्वेस्ट दी वो जो है नेटवर्क एडमिन ने फॉर एग्जांपल एक रिक्वेस्ट दी तो डेटाबेस से रिलेटेड तो वो सक्सेसफुल हो जाएगी। नहीं, आपका डेटाबेस एडमिन अलग होगा, आपका नेटवर्क एडमिन अलग होगा, आपका ईमेल एडमिन अलग होगा, और नेटवर्क के ऊपर भी बहुत सारी जो प्रिविलेजेस हैं वो नेटवर्क एडमिन बाय डिफॉल्ट उसको बंद रखेगा। जब उसको जरूरत होगी तो वो उन चीजों को इनेबल करेगा कि अब मैं ये फंक्शन जो है वो कर सकूं। क्योंकि ऐसा अगर आपका खुदा न खास्ता वो अगर एडमिन अकाउंट हो जाता है और उस पर कोई चेक्स नहीं रखे, उस पर हर चीज अलाउड है, तो वो उस एक हैक होने के बाद आपकी सारी चीजें जो हैं वो कंप्रोमाइज हो जाएंगी।
ये ऐसे ही है कि अभी आप अगर एक जनरल आपको बताता हूँ कि अभी जो क्रेडिट कार्ड्स आ रहे हैं उनके साथ एप्लीकेशंस हैं, ऑल्थो के क्रेडिट कार्ड के साथ जो है वो पिन आपको मिलता है, लेकिन अभी मोबाइल के थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड को डिसेबल कर सकते हैं टेम्पररी। तो अभी और अपने डेबिट कार्ड को भी आप टेम्पररी जो है वो डिसेबल कर सकते हैं एप्लीकेशन से। तो वो उस वक्त तक जो है वो इनेबल नहीं होता कि जब तक आप एप्लीकेशन में जाके, पहली बात आप एप्लीकेशन असेस करें और आप उस फीचर को इनेबल करें और फिर उसके बाद एक पिन कोड आए, तो 3 स्टेप्स करने पड़ते हैं, फिर आपका कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो है वो इनेबल होता है। अदरवाइज वो अगर वो सिर्फ और सिर्फ आपने यही सोचा हुआ है कि आपका एसएमएस आएगा तब आपकी ट्रांजैक्शन होगी, तो आपका फोन जो है अगर उस पर एक एसएमएस फॉरवर्डर के थ्रू कंप्रोमाइज हो गया, सिर्फ एसएमएस फॉरवर्डर किसी ने इंस्टॉल कर दिया, तो आपका जो पिन कोड है वो ऑटोमेटिकली जो भी मलिशियस यूजर है वो उस पर जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर जो है वो आपने एप्लीकेशन है वो और आपके फिंगरप्रिंट से फॉर एग्जांपल खुलती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो फीचर सेट उसको नेविगेट करना पड़ता है, उसको इनेबल करना पड़ता है, तो चांसेस उसमें ड्रास्टिकली जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये भी इसी वजह से अब ये जो कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, वो इस तरह के फीचर्स जो हैं मल्टी लेवल ऑथेंटिकेशंस के और मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वो दे रही हैं अपने यूजर्स को। तो वेरीफाई एक्सप्लिसिटली, आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी, पहला प्रिंसिपल। सेकंड है जी यूज ऑफ लीस्ट प्रिविलेज असेस। ये वैसे भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर आता है लीस्ट प्रिविलेज। इसका बेसिक ये है कि जो आपने काम करना है उतनी ही आपको असेस हो। फॉर एग्जांपल बैकअप एडमिन्स होते हैं, मतलब एक यूजर है उसका काम जो है वो बैकअप्स जो हैं फॉर एग्जांपल कॉपी करने हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, तो उसके पास बैकअप्स को डिलीट करने का जो है ना वो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। या वो जो बैकअप एडमिन है उसके पास जो है बैकअप्स को मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि वो बैकअप्स की कुछ फाइल जो है मॉडिफाई कर सके। दिस इज वन केस। उसके अलावा कोई यूजर है उसके पास एक डायरेक्टरी है नेटवर्क के ऊपर, उसको रीड की एसेस है, उसने उसका काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो रीड करना है, और उसके बाद उसने उसके ऊपर जो है कोई फॉर एग्जांपल एक्शन लेना है, टिक करना है यस और नो या इनेबल ऑन और ऑफ, पर उसको जो है वो फाइल जो है डिलीट करने का नहीं होना चाहिए या एडिट करने का जो है ना वो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मतलब जिसको रीड की फैसिलिटी चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर डायरेक्टरी के अंदर कोई रिजल्ट्स और मार्कशीट्स रखे हुए हैं तो वो सिर्फ व्यू ओनली मोड के अंदर होनी चाहिए, उसको कोई जो है एडिट फंक्शन जो है वो उसके ऊपर ना हो। इसी तरह जो और नेटवर्क्स के ऊपर जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अगर फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन की एसेस है तो वो उसका आईपीएस और आईडीएस से जो है वो ताल्लुक नहीं होना चाहिए। आईपीएस आईडीएस के लिए सेपरेट लेवल ऑफ एसेस होनी चाहिए, ताकि जो फायरवॉल का अगर कोई कंप्रोमाइज अकाउंट होता है तो वो आईडीएस और आईपीएस जो है उसको जो है वो बाईपास ना हो। तो जो लीस्ट प्रिविलेज एसेस है कि एक काम करने को जितनी एसेस रिक्वायर्ड है उतनी ही मिले, उससे ज़्यादा ना मिले। तो ये चीज भी जो है आपके जो रिस्क ऑफ लेटरल मूवमेंट है ना उससे रोकती है। मसलन आपका जो जिस तरह मैंने बताया कि एक लैपटॉप है वो नेटवर्क के ऊपर है, वो कंप्रोमाइज हो जाता है, उसने कोई यूएसबी मोडेम लगाया, अगेंस्ट दी पॉलिसी नेटवर्क कनेक्ट किया और जो है लैपटॉप के ऊपर जो है वो हैकर को जो एसेस मिल गई। तो अगर ZT है और ट्रेडिशनल मॉडल नहीं है तो वो लैपटॉप पे एसेस आने के बाद वो बाकी और जो सर्वर्स उसके ऊपर एसेस जो है वो नहीं ले सकेगा, क्योंकि वो लैपटॉप एज ए सेपरेट एंटिटी है और उसको जो है वो डायरेक्ट सर्वर लेवल के ऊपर असेस नहीं है, उसको थ्रू डिफरेंट प्रोटोकॉल्स या एप्लीकेशंस के थ्रू या इंटरनल वेबसाइट के थ्रू असेस होती है। डायरेक्ट सर्वर के ऊपर जो है वो उसको असेस अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। ये है लीस्ट प्रिविलेज का प्रिंसिपल कि जितनी मिनिमम एक काम करने के लिए जो मिनिमम लेवल ऑफ असेस चाहिए वो मिले। जिस तरह विंडोज के अंदर नॉर्मल यूजर अगर कोई काम कर सकता है तो उसको पावर यूजर की प्रिविलेजेस देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पावर यूजर कोई काम कर सकता है तो उसको एडमिन लेवल की एसेस देने की जरूरत नहीं है। और एडमिन के अंदर जिस तरह से डिफरेंट कैटेगरी होती हैं, नेटवर्क एडमिन, सिस्टम एडमिन, बैकअप डेटाबेस एडमिन, उस तरह से तो हर एक की सेपरेट जो है वो एसेस लेवल जो है वो होना चाहिए। तो लीस्ट प्रिविलेज एसेस ये एक प्रिंसिपल एसोसिएट है ZTA के साथ। उसके बाद एक और प्रिंसिपल है अज्यूम ब्रीच। इसका मतलब ये है कि आप ये सोचें कि आपका नेटवर्क किसी भी वक्त कंप्रोमाइज 12:30 हो गए जी कंप्रोमाइज हो सकता है या कंप्रोमाइज की हालत में है, तो इसकी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ट्रेडिशनल मॉडल के अंदर क्या होता था कि जी आप 6 महीने बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग कराएंगे, आप साल बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग कराएंगे, साल बाद सिक्योरिटी ऑडिट करेंगे।
बट सिक्योरिटी इज नाउ अ कंटिन्यूअस थिंग। आप ऐसा तो नहीं है कि आपका ब्रीच हो गया, आप साल बाद आप ऑडिट करेंगे तो साल बाद आपको पता लगेगा कि जी हमारा नेटवर्क जो है वो ब्रीच है, ऐसा अब नहीं है। ZTA के अंदर वो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा नेटवर्क ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, तो हमें ढूंढना है, प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी है कि जी ये ब्रीच हो चुका है, कहाँ से हो सकता है, क्या हो सकता है, आपने कंटिन्यूस मॉनिटर करना है। आपने स्टैटिक बेस्ड, स्टैटिस्टिक्स बेस्ड भी मॉनिटरिंग होती है, बिहेवियरल भी होती है। वो दोनों चीजें, रूल बेस्ड भी आप कर सकते हैं एंड बिहेवियर बेस्ड भी कर सकते हैं, और ये दोनों कंबाइन होती हैं। अब ये मॉनिटरिंग जो है वो AI ऑगमेंटेड मॉनिटरिंग भी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू भी हम इस मॉनिटरिंग को जो है वो एनहांस कर सकते हैं। चौथा प्रिंसिपल जो है वो है सिक्योरिटी थ्रू आउट द सिस्टम, एंड टू एंड। आप इवन कि आपकी फोटोकॉपी मशीन जो नेटवर्क के ऊपर है, आपने उसकी भी सिक्योरिटी करनी है। मैं बेसिक बिल्कुल के एंड टू एंड सिक्योरिटी, आप ये नहीं कि एक प्रिंटर लगा दी उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। प्रिंटर्स के थ्रू, यूएसबी प्रिंटर्स के थ्रू भी सिस्टम्स जो है वो हैक हुए हैं। पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स के थ्रू भी सिस्टम्स जो है वो हैक हुए। तो आपने नेटवर्क की, आपके जो भी रिसोर्स नेटवर्क के ऊपर, आपने उसको ये नहीं लेना कि नहीं इससे तो कुछ नहीं होता, फोटोकॉपी मशीन से सिस्टम हैक नहीं हो सकता, या मेरे यूएसबी माउस से सिस्टम हैक नहीं हो सकता। ये जो मैं सारी बातें बता रहा हूँ इनसे सिस्टम हैक हुए हैं। यूएसबी माउस, यूएसबी कीबोर्ड से भी सिस्टम हैक हुए हैं, फोटोकॉपी मशीन से भी हुए हैं, प्रिंटर से भी हुए हैं। जो आपकी दुकानों के ऊपर जो पॉइंट ऑफ सेल्स की मशीनें होती हैं जिसपे आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, उनसे भी सिस्टम्स हैक हुए। तो अब आपने जो सिक्योरिटी करनी है ZTE के अंदर, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर के अंदर, वो थ्रू आउट द सिस्टम करनी है। आपने कोई भी डिवाइस नहीं छोड़नी, इररिस्पेक्टिव वो कितनी भी आपको जो है गैर अहम क्यों ना लगे। ये माउस क्या है, ये यूएसबी माउस या जो वायरलेस माउस है, इससे भी चीजें हैक होती हैं। तो प्लीज इसको भी ये कंसिडर करें कि आपने कोई भी कम छोटी से छोटी चीज भी आपने सिक्योरिटी पोस्चर से उसको आउट नहीं करनी, अज्यूम नहीं करना ये सेफ है, माउस सेफ है, फोटोकॉपी मशीन सेफ है, ये अज्यूम नहीं करना। तो इस तरह से इसको, इसका जो मेन मकसद है, जो प्रिंसिपल है, वो आपको होलिस्टिक एंड कंप्रीहेंसिव लेवल ऑफ जो है ना वो सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। एंड जो पांचवा प्रिंसिपल है जो कि अज्यूम, इट इज रिलेटेड विद अज्यूम ब्रीच एज वेल। तो इसीलिए मैं कहता था कि प्रिंसिपल्स कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सेपरेट लेती हैं। तो अगर मैं अज्यूम ब्रीच और मॉनिटर एनालाइज को कंबाइन कर दूं तो एक भी हो सकता है। पर इसके अंदर चीज़ ये है कि जो इसके टूल्स हैं बेसिकली मॉनिटरिंग एनालाइजिंग के, वो सेपरेट आते हैं, और इसमें जो है वो प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ जो है वो आपने यूज़ करना है कि जो एक्टिवली नेटवर्क को असेस कर रहा हो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर। स्पेशली इन रैंसम वेयर कैटेगरीज, जिसमें रैंसम वेयर होता है वो आपका सिस्टम पहले एक दफ़ा इन्फेक्ट होता है, वो कुछ अर्से आइडल पड़ा रहता है, फिर अपना वो टाइम देखता है कि किस टाइम के ऊपर मैंने इंक्रिप्शन किया। जब आप यूज़ कर रहे हो तो उस वक्त इंक्रिप्शन नहीं होती। जब आपका सिस्टम एक दफ़ा इन्फेक्ट हो जाता है रैंसमवेयर के अंदर, तो अगर वो उसी वक्त, जिस वक्त इन्फेक्ट हुआ उसी वक्त इंक्रिप्शन शुरू कर दे, तो आप अपना अगर सिस्टम को बंद कर दे तो इंक्रिप्शन थोड़ी बहुत होगी और रुक जाएगी। लेकिन वो प्रोग्राम्स जो है वो ऐसे इंटेलिजेंट हैं कि वो ये देखेंगे कि किस वक्त यूजर नहीं है, किस वक्त उसका स्क्रीन सेवर का टाइम ऑन हो गया है, या इतने मिनट्स इतने सेकंड तक जो है अभी कीबोर्ड के ऊपर नहीं है, या ये ऑफ पीक टाइम्स है, रात के 2 बजे जो है अगर सिस्टम खुला हुआ है। नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सिस्टम खुले हुए होते हैं, सर्वर्स तो वैसे ही 24/7 चल रहे होते हैं। तो मैं उस वक्त इंक्रिप्शन स्टार्ट करूंगा, बिकॉज जब इंक्रिप्शन स्टार्ट होगी दैट्स अ CPU इंटेंसिव प्रोसेस, तो आपका जो है स्लगिश होगा, आपको हार्ड डिस्क की लाइट्स जलती बुझती नजर आएंगी, आप देखेंगे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और एकदम ये हार्ड डिस्क के ऊपर क्या एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो अभी जो सॉफ्टवेयर हैं वो यही देखते हैं कि अननेसेसरली रात के 2 बजे एकदम अगर हार्ड डिस्क एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर जो भी है, जो बिहेवियरल सॉफ्टवेयर है, वो अलार्म रेस करेगा कि ये एकदम रात को क्यों 2 बजे जो है मेरी हार्ड डिस्क की एक्टिविटी हो रही है, और क्या कौन सा ऐसा CPU इंटेंसिव काम हो रहा है जो नॉर्मल कभी भी पिछले 2 साल में नहीं हुआ। तो दिस इज वन एग्जाम्पल। तो जो रैंसम वेयर है उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लेट से कभी आपको एक खास आईपी से कभी भी रिक्वेस्ट नहीं आई और एकदम आपको उस आईपी पर रिक्वेस्ट आई और डाटा एकदम ज़्यादा फ्लो होना शुरू होता है। मे बी समवन इज ट्राइंग टू टेक बैकअप ऑफ योर डाटाबेस, तो वो जो प्रोएक्टिव है वो उस कनेक्शन को डिस्टर्ब करेगा, रोकेगा, अलार्म रेस करेगा, SMS भेजेगा, जो सॉक की टीम है उसको देगा, और आप डिपेंडिंग अपॉन द सेटिंग उस कनेक्शन को ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये अनदर जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ZTA का है, मॉनिटर एंड एनालाइज बिहेवियर। ओके जी, 2 मिनट्स, एनी क्वेश्चन टिल नाउ, बिकॉज उसके बाद हम मूव करेंगे कॉमन एप्लीकेशंस के ऊपर। ये जो बेसिक ओवरव्यू था ZTA का वो समझ में आ गया है? इज इट क्लियर? यस सर, इट इज क्लियर, आप कंटिन्यू कर लें। श्योर? यस सर।
ओके। अच्छा जी, ZTA के बारे में तो हमने ये पढ़ लिया। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया हो कि ZTA से मुराद क्या है और उसके मेन बेनिफिट्स क्या हैं और जो है मेन बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं क्या। अच्छा, अभी मैं आपसे शेयर करूंगा कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं इस वक्त करंटली अवेलेबल हैं जो कि ZTA को हेल्प कर सकती हैं, कंप्लाई करती हैं, या ZTA को डिप्लॉय करने में आसानी हो सकती है। अच्छा, ये जो इस वक्त इन स्लाइड्स पे सारी पेड एप्लीकेशंस बता रहा हूँ, इसके बाद में ओपन सोर्स भी बताऊंगा। इसमें माइक्रोसॉफ्ट 365 डिफेंडर है। ये आप लोग इसका डेफिनेटली नाम 365 का तो नाम सुना होगा, 365 डिफेंडर का शायद ना सुना हो। ये टोटल यूनिफाइड टूल सेट है। ये ईमेल प्रोटेक्शन, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, एप्लीकेशन प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है, और एआई ड्रिवन एनालिटिक्स है इसके साथ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आपका जो बिहेवियर है प्रोएक्टिव बेस को उसको देखता है, और उसकी कॉस्ट जो है $5 से स्टार्ट होती है पर यूजर पर मंथ, अप टू डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या फीचर सेट लेना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की असेस इसके साथ इंक्लूडेड होती है, और वो बेसिकली जरूरी भी होती है बिकॉज ऑफिस 365 जो है वो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है। तो इसका सबसे अच्छा एक यूजर है कि आपके अगर माइक्रोसॉफ्ट आपका एप्लीकेशन बेस्ड नेटवर्क है, आपकी सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क पर है, तो दिस इज द वे मूव फॉरवर्ड कि आप फिर जो इंटीग्रेशन है वो बहुत आसान हो जाती है, इजी डिप्लॉय होता है। आप एक्टिव डायरेक्टरी आपकी अगर डिप्लॉयड है तो उसके साथ बड़ा सीमलेसली ये इंटीग्रेट हो जाता है। उसके अलावा जो नेटवर्क के ऊपर जो है जो जीरो ट्रस्ट में पॉपुलर है वो सिस्को का जीरो ट्रस्ट है। नेटवर्क सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल और एंड पॉइंट प्रोटेक्शन भी देता है। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है डिवाइसेस में। ये भी अभी एआई और मशीन लर्निंग के साथ है। कंटिन्यूस रिस्क एडेप्टेंट असेसमेंट और अडॉप्टिव पॉलिसी इन्फॉर्मेंट देता है। अडॉप्टिव का मतलब ये है वो फिक्स्ड रूल नहीं होता। जब हम फिक्स्ड रूल या रूल बेस्ड की बात करते हैं तो उसमें वो रूल अगर कंप्लाई हो रहा है तो आपको असेस मिल जाएगी। अडॉप्टिव का मतलब ये है कि वो आपकी यूजेज के हिसाब से रूल्स को अप एंड डाउन कर सकता है, और वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ZTA के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी भी चाहिए कि जो रूल्स हैं या पॉलिसीज हैं वो अडॉप्टिव हों, वो आपके वर्क एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो सके, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो। अदरवाइज जो है वो यूजर को जो है इनकन्वीनियंस भी होती है। और दूसरा, बिहेवियरल जो चीजें हैं ना वो जो है उसको असेस नहीं हो सकती। बिहेवियरल ये फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक यूज़र हूँ और मुझे जो है मैं लैपटॉप के ऊपर एक्चुअल में कभी भी काम कर सकता हूँ, और मैं नॉर्मल मेरा ऑफिस टाइम है सुबह 9 बजे से 2 बजे तक, और मैं कभी शाम को 6 बजे तक भी बैठता हूँ। अच्छा, ये मैं मेरा एक बिहेवियरल एनालिसिस हो रहा है और 2 साल तक यही है। अब अगर लेट से वन फाइन डे मैं रात को 2 बजे अपने लैपटॉप पे लॉग इन होता हूँ, ऑल्सो कि मैं 24/7 लॉग इन हो सकता हूँ, लेकिन वन फाइन डे आफ्टर 2 years ऑफ यूजेज जिसमें मैं कभी भी लॉग इन नहीं हुआ, तो मैं अगर 2 साल बाद 2 बजे लॉग इन होता हूँ तो ऑल्सो पॉलिसी तो कहती है कि जी मुझे एसेस मिलनी चाहिए। पर अगर एआई अडॉप्टिव पॉलिसीज इन्फोर्समेंट होगी तो वो उसको इमीडिएटली रिस्ट्रिक्टेड मोड के अंदर जाएगा और कुछ ना कुछ ऐसी चीज मेरे स्क्रीन के ऊपर लेके आएगा कि उससे वो असेस हो कि ये मैं ही यूजर हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा कि जी अपना फॉर एग्जाम्पल बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन अगेन कर दें, या आई हैव सेंड SMS कोड टू योर फोन, उसको आप काइंडली जो है वेरीफाई करें। तो आपको पता है एसेस करने से टोटल नहीं रोकेगा, लेकिन कोई ना कोई फर्दर ऑथेंटिकेशन लेगा कि ये नॉर्मल फैशन में जो है वो अलाउड नहीं था, कभी जो है वो यूजर नहीं आया, आज रात को 2 बजे क्यों आ गया। तो वो आपको सेस रोकेगा नहीं, लेकिन आपको चेक्स, एक्स्ट्रा चेक्स ले आएंगे, और उसके बाद वो उसको फ्लैग करके एडमिन को वो भेज देगा कि ये जो है यूजर ने इस टाइम पे गैर मतवक्का जो है वो असेस की है। तो डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट जो है वो अडॉप्टिव पॉलिसीज जो है वो चेंज कर सकते हैं, और ये होनी चाहिए। इससे जो है ना ह्यूमंस, हम भी जो ह्यूमंस हैं वो भी जो वेरिएशंस होती है ना, गैर मुतवक्का चीजें होती हैं, उसको बड़ा इमीडिएटली नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जहाँ रहते हैं रात को 12 बजे के बाद कभी भी कोई गाड़ी नहीं निकलती, कोई गेट नहीं खुलता, और एकदम अगर कभी रात को कोई 2 बजे कोई वहां से कोई गाड़ी गुजरे या शोर शराबा हो तो आप फौरन चौंकते हैं, खिड़कियां खोलते हैं, देखते हैं कि ये क्या हुआ। लेकिन लेट से अगर आप मेन रोड के ऊपर रह रहे हैं और जिसमें 24 घंटे गाड़ियां चलती हैं, तो वो गाड़ियां गुजर रही हैं, आप लोग कभी खिड़की खोल के वो बाहर नहीं देखेंगे, बिकॉज दैट इज अ नॉर्मल फॉर यू। तो वो जो नॉर्मल जो है ना वो यूजर टू यूजर, एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट, मशीन टू मशीन जो है वो डिपेंड करता है। तो वो जो जब नॉर्मल से चीज हटती है तो जो आपके जो बिहेवियरल एनालिसिस वाले सॉफ्टवेयर हैं वो अलार्म रेज करते हैं कि ये नॉर्मल के अगेंस्ट है। तो दिस इज अ गुड थिंग, और ये होनी चाहिए। ZTA के अंदर इस चीज का खास ध्यान रखा जाता है कि बिहेवियरल एनालिसिस जो है ना वो किया जाए।
उसके अलावा 2009 में जो स्टार्ट किया था गूगल का क्लाउड बियॉन्ड कॉर्प जो आर्किटेक्चर है, दिस इज नेटिव क्लाउड अप्रोच, ये काफ़ी डिप्लॉयड भी है। और जो अगर आपका एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वो गूगल के ऊपर होस्ट है तो दिस इज द वे फॉरवर्ड। आप जो है बियॉन्ड कॉर्प को जो है यूज़ कर सकते हैं। प्राइस इसकी $6 पर यूज़र पर मंथ से है। ये डिवाइस मैनेजमेंट, एप्लीकेशन एसेस और नेटवर्क सिक्योरिटी जो है वो देता है। आइडेंटिटी एक्सेस कंट्रोल भी देता है, कंटिन्यूस रिस्क असेसमेंट। तो ये गूगल के साथ अगर आपकी जो इंटीग्रेशन है, आपकी एप्लीकेशन गूगल के होस्ट में, आपका नेटवर्क जो है गूगल के ईमेल यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए दिस वेरी इन्होंने रीजनेबल प्राइसेस हैं, $6 पर यूज़र पर मंथ के साथ। पालो ऑल्टो नेटवर्क्स का प्रिज्मा, ये प्रिज्मा जो है पहले एज एंटरप्राइज सिक्योरिटी आया था, अभी क्लाउड नेटिव भी है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी अवेलेबल है। ये नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, क्लाउड सिक्योरिटी और आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। इसकी कॉस्ट $4.2 पर यूज़र पर मंथ जो है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग इसलिए कि बिकॉज जिस तरह से ये जीरो ट्रस्ट मॉडल जो बड़ा कम्प्रीहेंसिव होता है और उसमें हर एक चीज़ के लिए जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो आप जो जो चीज़ें जो हैं वो उस प्लेटफॉर्म से ले रहे होंगे वैसे वैसे वो सिक्योरिटी की प्राइस जो है बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ईमेल सर्विसेज नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ गूगल की, उसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशंस होस्ट नहीं करे, कोई और काम नहीं करे, तो वो जो है उसकी प्राइस जो है वो कम होगी। लेकिन जैसे जैसे आप ज्यादा चीजें लेते जाएंगे वो प्राइस जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद जो है जो नेक्स्ट जो है वो है ऑक्टा आइडेंटिटी क्लाउड। और ये आइडेंटिटी एंड एसेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करता है। ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सिंगल साइन ऑन और अडॉप्टिव एसेस पॉलिसीज जो है वो देता है। और ये थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन जो है सर्विसेज, उसकी कंपैटिबिलिटी जो है वो ज्यादा है। दिस इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट और काफी ज्यादा यूज हो रहा है। और इसकी प्राइस जो है वो $2 से स्टार्ट होती है। वन ऑफ द चीपेस्ट है, लेकिन वो ये है कि फीचर जब ज्यादा करते जाएंगे तो उसकी भी जो कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। इनके सारों के जो लिंक्स जो हैं वो मैंने रेफरेंसेस में दी भी हैं, वैसे भी आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको इन सारों की इंफॉर्मेशन, फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो भी मिल जाएगी। अब आते हैं जी ओपन सोर्स टूल्स के ऊपर। तो ओपन सोर्स में भी डेफिनेटली बहुत काम हो रहा है। अच्छा, ओपन सोर्स समटाइम डज नॉट मींस कि वो फ्री होगा। मोस्टली ओपन सोर्स जो है वो फ्री होते हैं, लेकिन जो है इनके सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स भी आ गए हैं, सर्विस बेस्ड मॉडल्स भी आ गए हैं। दैट मींस टू से जिस तरह रेड हैट लिनक्स है और डिफरेंट लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ओपन सोर्स तो हैं लेकिन कमर्शलाइज प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो जो ओपन सोर्स में जो ज़्यादा अच्छे या एनहांस्ड या कमर्शियल वर्जन है उनकी कुछ ना कुछ प्राइसेस होती हैं, लेकिन जो डेवलपर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास आईटी स्टाफ अपना है, तो वो जो है ओपन सोर्स के साथ जो फ्रीवेयर उनके जो डिप्लॉयमेंट हैं वो भी जो है वो कर सकते हैं, काफ़ी सारे लोग करते हैं। लेकिन ओपन सोर्स में जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है वो भी अवेलेबल है और लोग सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल भी ले लेते हैं और उसमें उनको जो है वो सपोर्ट जो है वो अच्छी सपोर्ट जो है वो मिल जाती है। तो ओपन सोर्स में इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्रीवेयर भी होगा। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि आपके पास उसका सोर्स कोड अवेलेबल है और आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसकी जो है डेवलपर जो गारंटी नहीं लेता कि आपको उससे कोई नुकसान होगा, तो वो जिम्मेदार नहीं है, तो आप खुद है, आप बिकॉज वो फ्री में आपको चीज़ मिल रही है। लेकिन जब आप कमर्शलाइज प्रोडक्ट लेते हैं और आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें कुछ हद तक जो है लाइबिलिटीज़ जो है वो एप्लीकेबल होती हैं। और वैसे भी नॉर्मली भी जो आईटी सर्विसेज है वो अपने हद तक देते हैं, कोई थर्ड पार्टी जो है ना कोई लॉस जो है वो नहीं वो लेते। फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, वो कहता है कि जी फॉर एग्जांपल मेरी कोई स्क्रीन खराब होने तक तो है, लेकिन आपकी स्क्रीन खराब होने से आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई और आपकी उस ट्रांजैक्शन ना होने से आपको कोई $1 करोड़ का नुकसान हो गया, तो हम $1 करोड़ के नुकसान के जिम्मेदार नहीं है, हम सिर्फ स्क्रीन के जिम्मेदार हैं। तो कहने की बात है वो थर्ड पार्टी लॉस जो है ना वो कहीं भी कवर नहीं होता। तो इस चीज़ का जो है वो ओपन सोर्स और फ्री में आपको फ़र्क जो है वो पता होना चाहिए। ओपन सोर्स में जो सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रोमिनेंट चीज़ें जो विच आई वुड लाइक के स्टूडेंट्स उसको देखें, वो ओपन पॉलिसी एजेंट है और बजू। इनको वो काइंडली देखें ज़रूर आप लोग। ये ओपन पॉलिसी एजेंट जो है ये पॉलिसी बेस्ड कंट्रोल प्रोवाइड करता है क्लाउड नेटिव एनवायरनमेंट के लिए, कॉन्टेक्स्ट अवेयर है, एक्सप्रेसिव है, फास्ट एंड पोर्टेबल है। ये आपको कुबरनेट्स और दूसरी चीज़ों के अंदर भी बड़ा ये हेल्प करेगा। चेक देयर वेबसाइट, इट इज़ वेरी गुड। ओपन एसएसएच एंड वायरगार्ड जो हैं ये वीपीएन्स और सिक्योर टनलिंग प्रोवाइड करते हैं। आप लोकल नेटवर्क पे भी और एक्सटर्नल नेटवर्क पे भी अपना पूरा नेटवर्क जो है अक्रॉस डिफरेंट फिजिकल एरियाज, फिजिकल बिल्डिंग्स, आप डिफरेंट नेटवर्क मोड्स के अंदर अपनी कम्युनिकेशन को आप सिक्योर कर सकते हैं। और वाजू जो है ये ओपन सोर्स पूरा डिटेल्ड ओपन सोर्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है। इट्स वर्थ
गोइंग थ्रू इट आपको उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। चैलेंजेस जनाब, हैविंग गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग, और इसमें चैलेंजेस जो है अभी ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर के अंदर क्या है। पहला ये कि कम्प्लेक्सिटी, जो हमारा नेटवर्क जो है अभी भी हमारे पास एंटरप्राइज नेटवर्क्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के पास मिक्स चल रहा है, क्लाउड भी चल रहा है, एंटरप्राइज नेटवर्क भी चल रहा है। तो जो एंटरप्राइज नेटवर्क है उसके अंदर आपको ZTA डिप्लॉय करने के लिए हाई लेवल ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, आपको जो है स्टाफ चाहिए और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ IT इन्वायरमेंट चाहिए। अलबत्ता जब क्लाउड फुली आप क्लाउड पर चले जाते हैं तो ये कुछ कम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मल्टीपल हार्डवेयर, मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज हो रहे होते हैं, और आप कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ब्रिंग योर ओन डिवाइस जो है वो भी अलाउड होता है, तो उससे भी जो है ना इंटीग्रेशन के इश्यूज काफी जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। ZTA के अंदर जब आप सिक्योरिटी इंप्लॉय करते हैं तो सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस दे आर जनरली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स टू से कि जैसे जैसे आप सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाएंगे आपकी कन्वीनियंस जो है वो कम होती जाएगी। इन जनरल ऐसा ही होता है। तो एक फाइन बैलेंस रखना होता है कि यूजर का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहे और जो है वो आपकी सिक्योरिटी जो है वो भी अच्छी रहे। और उसके बाद जो है वो जो एक और इशू जो है वो बजट है। डेफिनेटली पर यूजर मंथ कॉस्ट तो है, लेकिन आपको उसके अलावा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग और लाइसेंसिंग की भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, स्पेशली अगर आप एंटरप्राइज लेवल के ऊपर जो है वो अगर आप जो है ZTA को डिप्लॉय कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट जो है वो काफी बढ़ जाती है। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। ओके जी, कमिंग बैक टुवर्ड्स द चैलेंजेस, तो ये इस वक्त जो है 4 मेन चैलेंजेस हैं ZTA के लिए: कॉम्प्लेक्सिटी, इंटीग्रेशन, यूजर एक्सपीरियंस एंड बजट। और इसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है। जैसे जैसे चीज़ें क्लाउड के ऊपर शिफ्ट करनी है तो ये कॉस्ट कम होती जा रही है। और अभी आपने देखा है जैसे दो डॉलर पर यूजर पर मंथ से भी स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं। $6 के अराउंड आप गूगल के ऊपर भी जो है वो कर सकते हैं। जब क्लाउड के ऊपर आप चले जाते हैं तो इंटीग्रेशन और ट्रेनिंग की कॉस्ट जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी जो है वो कम हो जाती है। तो क्लाउड इज द वे फॉरवर्ड। लेकिन ड्यू टू सम रेगुलेशंस आप हर ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड के ऊपर नहीं जा सकती। जिस तरह यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है GDPR के तहत आप अपना यूजर्स का डाटा जो है वो यूरोप से बाहर नहीं रख सकते विदाउट हैविंग एडिक्वेट कंट्रोल एंड एग्रीमेंट। इसी तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट में भी आप अपने जो यूजर्स का डाटा पाकिस्तान से बाहर नहीं रख सकते, वो मना है। तो फिर आपको लोकल क्लाउड जो है वो चाहिए, आप इंटरनेशनल क्लाउड यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल नादरा जो है वो गूगल क्लाउड नहीं यूज़ कर सकती, माइक्रोसॉफ्ट अजोर भी नहीं यूज़ कर सकती। वो कोई भी जो है जो अगर उसके नादरा के सर्वर्स पाकिस्तान से बाहर नहीं हो सकते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसलिए इंटरप्राइज लेवल जो रहेगा या जो है लोकल जो क्लाउड होता है ऑर्गेनाइजेशंस का वो रहेगा। इंटरनेशनल क्लाउड सर्विसेज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से, गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट की वजह से या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की वजह से अपना डाटा इंटरनेशनल क्लाउड्स के ऊपर जो है वो नहीं रखते। तो जो इंटरप्राइज लेवल के ऊपर जो है ZTA के चैलेंजेस रहेंगे और उसमें बजट डेफिनेटली आएगा। जब आप अपना खुद लोकल क्लाउड करेंगे तो उसकी प्राइस जो है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल क्लाउड जो है वो ज़्यादा होगी और उसके सिक्योरिटी की कॉस्ट भी जो है वो ज़्यादा होगी। अच्छा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं ये जो NIST का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी USA का, उसका 800-207 है जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर के बारे में। ये US का स्टैंडर्ड है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और मुल्क इसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। और नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने इम्प्लीमेंटिंग जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर के ऊपर भी डॉक्यूमेंट जो है वो दिया है। और वेरी लेटेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जीरो ट्रस्ट रेफरेंस आर्किटेक्चर पब्लिश किया है और ये है जुलाई 2022 में। वेरी वेरी लेटेस्ट। तो ये अब अगर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जीरो ट्रस्ट पे चला गया तो जस्ट इसका रखें कि बाकी सारे लोग भी जो हैं वो जीरो ट्रस्ट के ऊपर सूनर और लेटर मूव करेंगे। क्लाउड जो है दे आर ऑलरेडी मूविंग टू इट। हमारी भी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जीरो ट्रस्ट के ऊपर मूव करेंगी और उनको करना भी चाहिए। तो यूएस हैज ऑलरेडी टेकन अप अ लीड। उसने इंटरनेशनल मतलब NIST का स्टैंडर्ड दे दिया है। बाकी मुल्कों ने, यूरोपियन यूनियन ने और बाकी मुल्कों ने अभी उसको एज इट इज डायरेक्टली नहीं किया, बट दे आर फॉलोइंग इट।
और अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो अवेटेड है। कोई जिस तरह आईएसओ का जो है या टीआईए का या कोई और इससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनली दुनिया उसको करे। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का फायदा ये होता है कि आपकी कंप्लायंस आसान हो जाती है, आपकी कंपैटिबिलिटी होती है। जो ऑर्गेनाइजेशन वेंडर्स मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर हैं वो उस स्टैंडर्ड के कंप्लाइंट काम करना शुरू कर देते हैं और उसकी उस स्टैंडर्ड को डिप्लॉय करने की, उसको यूज़ करने की, कंप्लाई करने की ओवरऑल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। जिस तरह आईएसओ 9000 है, आईएसओ 27000 है, जब ये स्टैंडर्ड्स एक एक्सेप्ट हो जाते हैं और रिकग्नाइज हो जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जब उसको डिप्लॉय करना शुरू करती हैं, लोगों की एक्सपर्टीज बढ़ती है तो उसकी कॉस्ट जो है उसकी कॉस्ट रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, उसकी डिप्लॉयमेंट की और कंप्लाइंस की। और जो आपके जो इक्विपमेंट हैं वो भी जो है कंप्लायंस बनना शुरू हो जाते हैं। फिर वो जिस तरह से हम नेटवर्क के ऊपर कभी ये नहीं सोचते कि जी एचपी का स्विच लगेगा और हमारा जो है वो दूसरा एक स्विच सिस्को का है, वो एचपी का और सिस्को का स्विच आपस में कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे, बट दे डू, बिकॉज हम कॉमन आर्किटेक्चर जो है वो यूज कर रहे होते हैं, कॉमन प्रोटोकॉल यूज कर रहे होते हैं, इंटरनेशनली डिफाइंड प्रोटोकॉल यूज कर रहे होते हैं, तो वो दे वर्क विद ईच अदर। तो इसी तरह ZTA का भी इंटरनेशनली कोई रिकग्नाइज उस तरह नहीं है, निस्ट का स्टैंडर्ड है विच आई हैव मेंशन्ड। और वे फॉरवर्ड के अंदर यही हमारी सिचुएशन है कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो सूनर और लेटर आ जाए, या निस्ट के स्टैंडर्ड को ही इंटरनेशनली रिकग्नाइज करके ईयू जो है, ईयू, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, चाइना। अब चाइना जिस तरह उनके अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो भी बड़े एक्टिव हो गए हैं। पहले तो वो यूएस और यू के स्टैंडर्ड्स करते थे, बट दे आर नो वेरी मच एक्टिव इनटू मेकिंग देयर ओन स्टैंडर्ड्स। तो उनके भी बट एक हमें एक लार्जर कम्युनिटी इंटरेस्ट जो है, जिस तरह से ओएसआई लेयर थी और हमारे जो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल था, ये इंटरनेशनली जब चीज़ें एक्सेप्ट होना शुरू हुई तो उससे आप देखें हमारी नेटवर्किंग और दूसरी चीज़ें बहुत आसान हो गई। अब इंटरनेट पूरी दुनिया में चल रहा है बिकॉज हम कॉमन प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो डिवाइसेस अगर वो चाइना में स्विच बना हुआ है और एक अमेरिका में बना हुआ है, वो फिर भी आपस में बड़ा इजीली कम्युनिकेट करते हैं। प्लग एंड प्ले जो है, यूपीएनपी जो है उसके तहत और बाकी डिफरेंट चीज़ों के तहत जो है वो डिवाइसेस आपस में काम करती हैं। तो लेकिन अभी जिस तरह ZTA में बात हुई तो जो माइक्रोसॉफ्ट का जो आर्किटेक्चर है डिफेंडर 365 वो गूगल क्लाउड के साथ नहीं चल सकता, या थर्ड पार्टी प्लगइन चाहिए होगा, डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं। इस तरह गूगल की जो चीज़ें हैं वो ऑक्टा अलबत्ता जो है वो प्रोवाइड्स कर रहा है डिफरेंट प्लगइन्स और चीज़ों को, और डेफिनेटली इस तरह की मार्केट्स बनती हैं। तो ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन जब इवेंचुअली जब कोई एक स्टैंडर्ड आ जाएगा तो वो फिर जो है वो इजी हो जाएगा। पहले देयर वाज अ टाइम कि जब एक एप्लीकेशन होता है जिससे विंडो के लिए जी, लिनक्स के लिए नहीं है, तो एक ये लिनक्स के लिए, ये विंडो के लिए नहीं है, फिर आई जी सिर्फ एंड्रॉइड के लिए है, ये बाकी विंडोज और लिनक्स के लिए नहीं है। तब आप देखें कि इस वक्त पोर्टेबल एप्लीकेशंस आ रही हैं। कोई भी एप्लीकेशंस है वो आप चाहे तो आपको विंडोज़ के लिए भी मिल जाती है, लिनक्स के लिए भी मिल जाती है, मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी मिल जाती है। स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क्स आ गए, इंटरनेशनली रिकग्नाइज स्टैंडर्ड्स एंड फ्रेमवर्क्स हैं जिसमें डेवलपमेंट आसान होती है। तो इसी तरह इंटरनेशनली रिकग्नाइज जब ZTA का फ्रेमवर्क आ जाएगा, ज़्यादा डिप्लॉय होना शुरू हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन और कंपैटिबिलिटी जो है वो अच्छी हो जाएगी। और इसी तरह जब क्लाउड बेस्ड के ऊपर चीज़ें जाएंगी, हमारा यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो भी अच्छा हो जाएगा। और अगर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट मीट करना, ISO 27000 की, PCI DSS की, उनकी भी रिक्वायरमेंट जो अच्छी हो जाएगी। और स्टैंडर्ड्स बाय नेम जो है आफ्टर फ्यू रिविजन्स में भी दे वुड आस्क के जी आपका जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर जो है वो डिप्लॉय होना चाहिए इस स्टैंडर्ड को कंप्लाई करने। तो जी ये हमारा आई थिंक आई एम ऑन टाइम जो था बिल्कुल उसके ऊपर हो गया है। कंसिडर किया वो जो 7 मिनट हमने लेट शुरू किया था, तो एग्जैक्ट 45 के ऊपर माई प्रेजेंटेशन इज ओवर। ये जनाब रेफरेंसेस जो हैं वो मेंशन्ड हैं इसके ऊपर। आई वुड गिव दिस कॉपी टू अथर, ये आप लोगों से शेयर कर लेंगे इसके ऊपर। आई थिंक पता नहीं आप लोगों के इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं, बट आई विल गिव द PDF टू अथर, आप लोगों से शेयर कर लें सो दैट आप ये रेफरेंसेस भी देख लें। और अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स जनाब, स्क्रीन खत्म हो गई है आपके पास, अभी शेयरिंग खत्म हो गई है सर अब हुई है ख़त्म शायद। ओके, वो क्वेश्चन आंसर के स्लाइड पे मैं रोकना चाह रहा था, बट आई थिंक क्लिक ज्यादा हो गया तो वो उसने एग्जिट कर ली। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन हैं तो 1 बाय 1 हैंड रेज करते जाएं, फिर आपको मैं अलाउ कर देता हूँ। जी हारिस, क्वेश्चन करें। यस सर, मोहम्मद हारिस सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल रिस्क कौन से हैं जो एसोसिएटेड विद जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर हैं, अगर हैं तो वो कौन से हैं? अच्छा जी, जो पोटेंशियल रिस्क जो हैं वो मैंने रखे थे, पर मैंने जो मैं टाइम के साथ था स्लाइड अभी भी देखे, मैं तेज गया हूँ तो 45 मिनट्स में हुआ है।
अच्छा, पोटेंशियल रिस्क इसके अंदर जो है, फॉर एग्जांपल क्लाउड बेस्ड के ऊपर जो है, अगर आपकी सेगमेंटेशन नहीं है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था शुरू में, एक वर्ड यूज हुआ था माइक्रो सेगमेंटेशन, जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अगर आपकी हर चीज फॉर एग्जांपल एक ही क्लाउड के ऊपर है, जस्ट एन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और उसने उस क्लाउड प्रोवाइडर ने अपनी सेगमेंटेशन प्रॉपर नहीं की हुई है, तो आपका जो है अगर सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो वो पूरा आपका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योरिटी ब्रीच कर सकता है। दिस इज वेरी मच प्रोबेबल केस। अच्छा, उसके अलावा क्लाउड, या आपने हाइपरवाइजर्स का नाम सुना? मिडल वेयर जो होती हैं आपकी डिवाइसेस, जो आपके मशीन और एप्लीकेशन के बीच में चलते हैं, हाइपरवाइजर्स सुना? यस। अगर आपका हाइपरवाइजर कंप्रोमाइज होता है, तो अगर आपका हाइपरवाइजर अगर कंप्रोमाइज हो जाता है, तो उसको भी जितने VMs चल रहे हैं वो कंप्रोमाइज हो सकते हैं। करेक्ट? बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। सर हाँ, हाइपरवाइजर वैसे हाइपरवाइजर और VMs वर्चुअल जो है बॉक्स को, क्लाउड के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो डिप्लॉयड होते हैं। तो सेगमेंटेशन अगर नहीं हुई, आपकी डिप्लॉयमेंट अगर ZTA की नहीं सही है, तो आपको जो है ये इशू जो है वो आ सकते हैं। आपका एक ही गो के अंदर मेजर ब्रीच जो है वो हो सकता है। और चैलेंजेस जो हैं वो तो हैं कि इंटीग्रेशन, जिस तरह से बताया था, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। आपके पास अगर जो है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मल्टीपल OS चल रहे हैं, मल्टीपल आपके जो है वो सिस्टम्स चल रहे हैं, तो आपने अगर एक फॉर एग्जांपल आपके पास 20 जो है विंडोज के सर्वर है और 2 लिनक्स के सर्वर है, तो वो विंडोज वाला तो ऑटो अपडेट के साथ आप चला रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, उसका आपको एडमिन भी है। लिनक्स आपका कोई खास एक पर्टिकुलर प्रोग्राम चल रहा है और आपका बंदा जो है वो अवेलेबल नहीं है उस एक्सपर्टीज का, तो वो 2 सर्वर्स आपके हमेशा जो है वनरेबल स्टेट के अंदर जो है ना वो हो सकते हैं। तो जो इंटीग्रेशन जो है वो इसका जो है वो चैलेंज है, एंड कंपैटिबिलिटी, जो मैंने आपको बताया था इस वक्त के स्लाइड्स के अंदर, जो है कि ये चैलेंजेस के अंदर अभी हैं इस वक्त। जी सर, थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन ये था कि अगर हम एक ही ब्राउज़र जैसे क्रोम पर दूसरे टैब के अंदर हम कोई सेशन ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं किसी अकाउंट पर, तो वो उधर भी हमसे ऑथेंटिकेशन मांगता है, तो ये सर इसमें ज़ीरो ट्रस्ट में आएगा या वो सिंगल साइन ऑन उधर? अच्छा, ये नॉर्मली तो जो है ना, ब्राउजर आप हमेशा प्राइवेसी मोड के अंदर यूज किया करें, नंबर 1। अच्छा, प्राइवेसी मोड के अंदर हर टैब जो है वो अलग उसके अंदर चल रही होती है, और ब्राउजर्स जो है एक्चुअली दे शुड बी रनिंग इन द सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट। और ये जब प्राइवेसी मोड के अंदर आते हैं, तो जो प्राइवेसी मोड जो होता है वो हर टैब को या हर विंडो को एज ए सेपरेट चल रहा होता है, और उसकी कुकीज जो है वो शेयर नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको जो नॉर्मल मोड होता है, जो प्राइवेसी मोड नहीं होता, उसके अंदर कुकीज जो है ना वो शेयर होती है। मैं उसकी एग्जांपल ये दूं, आप जीमेल के ऊपर लॉगिन करें और उसके बाद दूसरा टैब खोलें, और उसके बाद आप दोबारा से उस पर जीमेल के ऊपर जाए, तो आपसे ऑथेंटिकेशन नहीं पूछेगा। अगर वो आपसे ऑथेंटिकेशन नहीं पूछेगा दूसरे टैब के ऊपर, इसका मतलब है कि वो कुकीज शेयर हो रही है उस विंडोज के साथ। तो इसका मतलब है कि आपका कोई और उसी विंडो के अंदर कोई तीसरा टैब आपका कोई मिलिशियस वेबसाइट का खुलता है, और वो ब्राउजर की मेमोरी को अगर रीड कर सकता है, तो आपका जीमेल का टोकन रीड कर सकता है। इसी तरह से ये अकाउंट हैक होते हैं, जीमेल के, हॉटमेल के और दूसरी चीज़ों के। मेमोरी लीक्स होते हैं, ब्राउजर की कैशे पड़ी जाती हैं, ब्राउजर के सिक्योरिटी टोकन्स क्रॉस जो है क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया, विद इन दी टैब शेयरिंग होती है, लेकिन प्राइवेसी मोड के अंदर नहीं होती। तो मैं नॉर्मली जो है यही रिकमेंड करता हूं कि आप हमेशा हमेशा ब्राउजर बाय डिफॉल्ट आपका प्राइवेसी मोड के अंदर होना चाहिए। जब क्लोज हो, सारी कुकीज, सारे सेशंस ऑटोमेटिकली डिलीट हो। लेकिन नॉर्मल के अंदर नहीं होता। नॉर्मल के अंदर आप कुकी की लाइफ देखेंगे 2025, 2030, 10-10 साल की कुकीज की लाइफ होती है। वो आपसे मतलब पूछेगा ही नहीं कभी री लॉगिन के लिए। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, सर स्टूडेंट हैंड रेज करें। सर अगर हमारा गूगल अकाउंट 2 लैपटॉप पर ओपन है, तो हम एक लैपटॉप पर जो से भी सेशन हमारे ओपन है, वो दूसरे हम लैपटॉप से देख सकते हैं कि उधर दूसरे लैपटॉप पर हमारे गूगल अकाउंट में ये सेशन सर ओपन है? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपको मल्टीपल सेशंस अलाउड हैं या नहीं। जनरली यू शुड बी अलाउड ओनली वन सेशन। जो है मल्टीपल सेशंस जो हैं, जब आप दूसरे सेशन पर लॉगिन करते हैं, तो आपका पहला सेशन ऑटोमेटिकली लॉग आउट होना चाहिए, बिकॉज आपके सेशन की करेंसी जो है वो नहीं रहनी चाहिए। ये सिक्योरिटी फ्लॉ है। आप एट अ टाइम जो है वैसे आप करके देखें, गूगल आपको अभी जो रिसेंट जो है उसमें लॉग आउट होना चाहिए। जब आप एक ब्राउजर के ऊपर, एक लैपटॉप के ऊपर आप लॉगिन हैं, तो आप फिर जो है
दूसरे कंप्यूटर के ऊपर आपको रियल टाइम के अंदर लॉगिन जो एक्सेस नहीं होनी चाहिए, उसको एक सेशन को जो है डिस्कनेक्ट कर देना, ये सिक्योरिटी फीचर होना चाहिए। अदरवाइज जो है लेट से आप ऑफिस का कंप्यूटर है उसके ऊपर लॉगिन थे, आप भूल गए अपना स्क्रीन बंद करना, घर आए, घर से आपने लॉगिन किया, अगर आप ऑफिस से लॉगिन नहीं है तो वो जो जेनेटर रात को झाड़ू देने आता है वो भी आपकी स्क्रीन से बहुत कुछ देख सकता है। जी सर, थैंक यू सर। यस शुएब आप माइक ऑन करें, क्वेश्चन करें। सर आप बात कर रहे थे सिक्योरिटी बाय ऑब्सक्योरिटी, लेकिन डिफेंस इन पैरामीटर्स मैंने बात नहीं की सिक्योरिटी बाय ऑब्सक्योरिटी की, मैंने बात नहीं की पूरी प्रेजेंटेशन में सिक्योरिटी बाय ऑब्सक्योरिटी का लफ्ज नहीं निकाला। अथर, कैन यू कंकर दिस? यस सर। सर ठीक है सर। सर डिफेंस इन पैरामीटर्स में हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉय जीरो ट्रस्ट वाला, तो उसका क्या समझ? सिक्योरिटी बाय ऑब्सक्योरिटी नहीं होती, नंबर वन। पहले किसी जमाने में लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता था सिक्योरिटी बाय ऑब्सक्योरिटी, बट प्लीज रिमेंबर मैंने पूरी प्रेजेंटेशन में सिक्योरिटी बाय ऑब्सक्योरिटी का लफ्ज नहीं लिया। दिस कॉन्सेप्ट इज नो मोर वैलिड। और जीरो ट्रस्ट में तो बिल्कुल भी कहीं से भी ये वैलिड नहीं है। तो इसलिए प्लीज सिक्योरिटी बाय ऑब्सक्योरिटी थ्रो इट आउट। कोई बंदा आपको बोले ना मैं ऑब्सक्योरिटी के थ्रू सिक्योरिटी ले लूंगा, तो प्लीज बोलो भाई दिस इज नो मोर वैलिड। वो जमाने खत्म हो गए कि जब सिक्योरिटी बाय ऑब्सक्योरिटी होती थी मैं कह रहा हूँ, बट पिछले कई सालों से नहीं है ये कॉन्सेप्ट, नो मोर वैलिड। ये रिस्क है, ये रिस्क है। इस सिक्योरिटी ऑब्सक्योरिटी की मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मर्द हजरात बुर्का पहन के कहीं चले जाएं, ठीक है, पर अब जो है ना सिक्योरिटी वाले वो बड़े क्लेवर हो गए हैं। वो जो है उन्होंने लेडीज गार्ड भी रखना शुरू कर दिया है, उसके अलावा वो जूते भी देखते हैं, कदो कामत भी देखते हैं, चाल भी देखते हैं, तो वो बुरके वाला काम खत्म हो गया भाई। इट इज नो मोर वैलिड। कोई वैसे तुक्का लग जाए तो लग जाए। मेरा ये जस्ट अ वेरी बेसिक एग्जांपल समझाने के लिए, सिक्योरिटी थ्रू ऑब्सक्योरिटी ये एक एग्जांपल है, बट इट्स नो मोर वैलिड। आप जो हैं कहीं भी सिक्योरिटी बाय ऑब्सक्योरिटी नो मोर वैलिड, उसको ये प्रिंसिपल नहीं रहा, तो इसको प्लीज जो है ना अलग कर दीजिएगा। आपका जो दूसरा जो क्वेश्चन था कि लेयर्ड अप्रोच में ZTA जो है वो होती है, डिफेंस इन डेप्थ में होती है, बिल्कुल ठीक है। लेयर्ड अप्रोच इज वन वे टू इम्प्लीमेंट ZTA। और लेयर्ड अप्रोच का मतलब ये है कि लेट्स से OSI की जितनी 7 की 7 लेयर्स हैं, यू अंडरस्टैंड। OSI हर एक को पता ही है, पहला टॉपिक ही पढ़ाया जाता है नेटवर्क्स के अंदर। OSI मॉडल पता है ना, 7 लेयर्स, आई थिंक शोएब। यस सर। हाँ, तो वो 7 की 7 लेयर्स पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। ओके सर। ठीक है, फिजिकल लेयर के ऊपर भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट पे भी, नेटवर्क पे भी, एप्लीकेशन में भी, प्रेजेंटेशन पे भी, सो सेशन के ऊपर, सारों के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद डाटा के ऊपर भी होनी चाहिए। और डाटा पे सिक्योरिटी एट रेस्ट भी होनी चाहिए, एट ट्रांजिट भी होनी चाहिए, और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग भी होनी चाहिए। तीनों चीजों पे होनी चाहिए ZTA के अंदर। ये कॉन्सेप्ट पता है आपको, डाटा एट रेस्ट, डाटा एंड ट्रांजिट, डाटा एंड मोबाइल प्रोसेसिंग? नो सर। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है। डाटा शुड बी सिक्योर्ड इन ऑल 3 स्टेजेस, while at rest, while in transmission, while during processing. Okay, sir. Now we will move for our closing session. Sir, खुरम आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। थैंक यू सर अमीन शरीफ साहब for a wonderful presentation, to giving us zero trust in our students, to encouraging our students. तो मैं तो यही कहूँगा कि सर कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी और ज़ीरो ट्रस्ट के ऊपर इनको डिटेल में कंप्लीट नॉलेज दी है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम लोग आपसे कांटेक्ट में रहें और इस किस्म की फर्दर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में भी हम लोग आपसे इस किस्म की प्रेजेंटेशन लेते रहें और नॉलेज जो है आप हमारे साथ शेयर करते रहें सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप अभी जब बोले तो मेरे पास स्क्रीन पे है, मेरे पास असल में मुझे नहीं पता था कि यू हैव ज्वाइंड, और मेरे पास उनके प्रेजेंटेशन के दौरान जो है वो स्क्रीन नहीं आ रही थी। तो थैंक्स टू यू ऑल्सो जनाब, जो है इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर फॉर हैविंग मी हियर। मेरी भी जो है इस प्रेजेंटेशन के प्रिपरेशन में मेरी भी जो है नॉलेज काफ़ी जो है वो फ्रेश हुई।
और फिर मैंने जो है काफ़ी इस पे आप रेफरेंसेस देखें, आई हैड टू गो थ्रू लॉट ऑफ रेफरेंसेस माई सेल्फ कि जो लेटेस्ट प्राइसिंग का जो है आई गॉट टू नो कि ये प्राइस कंपैरिजन मैंने पहले जो है वो नहीं रखा हुआ था, बट इस प्रेजेंटेशन की वजह से मुझे भी अब करेंसी होगी कि इस वक्त प्राइसिंग जो है वो क्या चल रही है, और जो ओपीए और जो वजू है वो इट इज़ वर्थ गोइंग थ्रू इट, और ओपन सोर्स में ये बहुत अच्छा है। और जो स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी अगर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जो ओपीए और वजू के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज रखें तो इनकी मार्केट में एक्सेप्टेंस के चांसेस आर वेरी हाई। और अभी जो डीओडी ने जो अडॉप्ट कर लिया है इसको जीरो ट्रस्ट को, तो इस वक्त सारे वेंडर्स जो हैं दे आर वर्किंग ऑन इट फॉर कंप्लायंस फॉर दिस। इस वक्त ये बड़ा एक एक्टिव अप्रोच है, एंड बाय द टाइम मेरे ख्याल से जब ये स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर निकलेंगे तो उस वक्त ZTA जो है वो मेन स्ट्रीम के अंदर होगा। तो इस इन टूल्स की जो है इनको कुछ प्रैक्टिस हो जाए, कुछ इनको वो हो जाए, तो स्टूडेंट्स की जो मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी है आई होप कि वो बहुत जो है वो हाई होगी। तो थैंक्स एवरीवन जी, आई एम रियली ऑनर्ड। अथर, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। Dr. Saab, thank you very much for attending my presentation. Apologies, I couldn't see you earlier. मैं यही सोच रहा था कि सारे स्टूडेंट्स ही हैं, तो मैंने नहीं, आपने बहुत अच्छा सर नॉलेज दिया है। एक्चुअली बिल्कुल मैं भी थोड़ा सा एड अप करना चाहता हूँ। जो अभी भी जैसे जो हमारी रिक्वायरमेंट है, खासकर एक्चुअली जो बच्चे होते हैं इनको ना जॉब्स की ज़्यादा होती है। तो अगर हम सीन की भी बात करें, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन जो इवेंट मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी जो रिकमेंडेड है वो वजू को ही किया जाता है कि इस ओपन सोर्स है, इसके ऊपर पहले इनको प्रैक्टिस करवाई जाए ताकि बच्चे उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रेंड हो, और देन ही मार्केट के अंदर जाके आपको पता बैंकिंग सेक्टर में तो खासकर इसी की ही सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट की सेम की ही ज्यादातर जॉब्स हैं। एक्चुअली बच्चे जो हमारे ना सर एक्चुअली चाह रहे होते हैं कि हमें ज्यादा फोकस हो कि जो मार्केट की डिमांड है ना उसके ऊपर जाए। तो आपने माशाल्लाह बड़ा वंडरफुल हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज दिया जीरो ट्रस्ट के ऊपर, और थैंक यू वंस अगेन सर आपका, आमिर साहब और अमीन साहब। मैं आपको यही कहूँगा कि इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी इसी तरह कोलैबोरेशन रखेंगे और हमारे इस तरह इवेंट चलते रहते हैं, और अगर कोई और इसी मौजू पे या अच्छे मौजू पे कोई और बातें हो सकें या कुछ और प्रेजेंटेशन हो जो आप हमारे बच्चों के साथ शेयर कर सकें, दैट इज वेरी मतलब हमारे लिए बहुत इनकरेजिंग होगा सर। दिस इज गुड। अथर साहब को मेरा सलाम कहिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और प्लीज गिव माय रिगार्ड टू हिम, और बताएं मेरा मे बी sometime soon I would visit the university also, so please pay my regards to him as well. जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स एवरीवन, वेलकम।